अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के एक और यू टर्न की। इस्लामाबाद में 5 अगस्त का बड़ा शो जो कभी फैसला कुन मार्का कहा जा रहा था, अब खामोशी से मनसूख कर दिया गया है। अब जल्द से नहीं सिर्फ हलकों की पर मुजाहरे होंगे, पार्लियामेंट में भी अपोजिशन गायब है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से लेकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सजा याफ्ता रहनुमा तक की पुलिस को तलाश है। अरकान कौमी असम्बली को सजाओं के बाद अवामी नुमाइंदगी की जगह अब रूपोशी ने इख्तियार कर ली है। जो लीडर कल इनकलाब का अलम उठाए हुए थे, आज अदालतों से जमानतें लेने और मुकदमात से भागने में मसरूफ हैं। जी बिल्कुल, उमर अयूब हो या शिबली फराज, अब उनका मिशन इमरान खान की रिहाई रहा ना ही ऐवानों में अवाम की नुमाइंदगी करना रहा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एहतजाज नहीं था, बल्कि एक रियासत के खिलाफ खुली बगावत थी। फौजी तंसीबात, सरकारी इमारतें, कौमी विरसा, सबको आग लगा दी गई। इसमें सिर्फ कारकुन शामिल नहीं थे, बल्कि कई रहनुमा भी बराह रास्त शरीक पाए। सरगोधा और फैसलाबाद की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालतों के फैसले से कई सजा याफ्ता हो चुके हैं। कुछ को बरियत मिली और कुछ अब भी कानूनी गठजोड़ से रिलीफ की तलाश में हैं। यही है पीटीआई की असल हिकमत अमली, बुलंदो बांग दावे मगर अमली तौर पर खामोशी और खुद को कानून से बचाने की कोशिश। अवाम के नाम पर सियासत करने वालों की तहरीक क्या वाकई जमहूरियत के लिए थी या कुर्सी के लिए? फैसला तो अवाम ने करना है। बिल्कुल जी, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमें ज्वाइन कर लिया है इस वक्त मुश्ताक अहमद गनी साहब ने। मुश्ताक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। काफ़ी देर से हम सुन रहे थे कि 5 अगस्त की कॉल दी गई थी, लेकिन अब नज़र आता है कि इस्लामाबाद का एहतजाज तो मनसूख कर दिया गया है। तो फिर आपकी इस एहतजाज की शक्ल क्या होगी और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, और क्या आप समझते हैं कि इस तरह अपने सिर्फ हलकों में लोगों को इकट्ठा करके वो मकासद हासिल हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। बात यह है कि ये 5 अगस्त कोई नुक्ता अरूज नहीं है, नुक्ता आगाज है। पहली बात कि 5 तारीख से हमारी तहरीक का आगाज होने जा रहा है और उसमें हमारा सूबा तो पूरी तरह मोबिलाइज है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। हमारा ये था इसमें पहले दिन, यानी कल का जो दिन है, उसमें कि हम जो पंजाब के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे हमने धरना देना है। पंजाब में दाखिल हमने नहीं होना। ये एक प्लानिंग का हिस्सा था जो मरकज से हमें दिया गया कि कल केपी वाले सिर्फ अपने सूबे की हदूद में ही एहतजाज करेंगे, लेकिन पंजाब के साथ मुल्क का बाउंड्रीज के ऊपर, और बाज लोग अपने इजला के अंदर भी करेंगे एक सॉर्ट ऑफ मोबिलाइजेशन कैंपेन। और दूसरी जो मैं आपकी वो बात सुन रहा था जो स्टार्ट में आपने की कि हमने जलाओ घिराव किया और आर्मी तरसीबात पे हमले किए, हम बारहा इससे इनकार कर चुके हैं। हम मजम्मत भी कर चुके हैं कि हमने ये काम लेकिन मुश्ताक साहब, आप तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये काम नहीं किया, लेकिन वो तहरीक इंसाफ ही की तो रहनुमा हैं जिनको सजाएं मिली हैं, जिनको 10-10 साल सजाएं मिली हैं, और आप ही के MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं। तो क्या आप उनको, उन तमाम लोगों को डिसोन तो नहीं कर रहे? इन अदालतों से आप किस चीज की तवक्को रख सकते हैं? आप मुझे ये एक बात बताएं कि क्या केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या नहीं है, और 92 MPAs हमारे हैं या नहीं है, और हमें एक भी रिजर्व सीट नहीं दी गई। ये अदालतों ने फैसले किए थे और सारे 25 सीटें थी टोटल अपोजिशन के पास, 25 की 25 रिजर्व सीटें उनको दे दी गई। क्या ये इंसाफ है? किस बात की हमें तहरीक इंसाफ को सजा दी गई है? कहाँ पे जाके इसको चैलेंज करें कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। और इसी तरह 9 मई का हमने कहा बारहा कि आप CCTV वीडियोस ले आए सामने, फुटेजेस ले आए और आप उस पर निशानदेही कर दें। अगर हमारा कोई बंदा तहरीक इंसाफ का उसमें आपको नजर आ रहा है तो आप जरूर सजा दें उसको, मत माफ करें किसी भी ऐसे शख्स को। फौज हमारे लिए मुकद्दम है। यासिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। यासिर, कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे थे बहुत स्ट्रांग बयानिया दिया जा रहा था, एक तहरीक चलाई जा रही थी, जी प्लानिंग होगी, ये सब कुछ प्लान होने के बाद अब ये जो यू टर्न लिया है पीटीआई ने, किस वजह से लिया है? क्या मुतालिबात हैं या इनके मुतालिबात अब चेंज हो रहे हैं?
देखिए, जब तक तहरीक इंसाफ की क़यादत एक पेज पर नहीं आएगी तो इसी किस्म के मसाइल सामने आएंगे। अब देखिए ना, बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हिदायत दी गई थी उस पर तो अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जब उनसे लास्ट मुलाकात हुई क़यादत की तो उनका ये कहना था कि 5 अगस्त तक जो उनकी ये तहरीक है ये पीक तक चली जाए। अब ये तहरीक तो मेरे ज़ाती राय के मुताबिक हाईजैक हो चुकी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब इसके फैसले कर रही है और आज उन्होंने बाकायदा इस हवाले से एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि कल का जो एहतजाज होगा वो इन रूल्स के मुताबिक होगा। तो ये बात तो अब सामने आ गई है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आपसी जंग की वजह से अब ये मामला जो है दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ चले गए हैं। तो अब मामला जो है सिर्फ और सिर्फ केपीके की तरफ देखा जा रहा है। अब ये एहतजाज जो है सिर्फ और सिर्फ केपीके की हद तक होगा। वज़ीर आला जो है वो पेशावर की हद तक ही क्या महदूद रहेंगे। आपके मुताबिक ये एहतजाज सिर्फ केपीके की हद तक होगा? बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद गनी साहब, आपने भी हमें वक्त दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो चुका है और इस तब्दीली की जो क़यादत कर रहे हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कर रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया एक मजमून में वाज़े तौर पर एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान आज जिस सिफारती मकाम पर खड़ा है उसके पीछे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, दूरअंदेशी और आलमी सोच कार फरमा है। 18 जून को व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात की। ये मुलाकात जनूबी एशिया में सिफारती शतरंज की बसात पर पाकिस्तान की नई चाल साबित हुई और ये चाल दुनिया ने देखी, मानी और उसे सराहा भी जा रहा है। बिल्कुल जी, इसी पर हम बात करेंगे। हमें दिफाई तहज़ीक़ात ब्रिगेडियर टायड वक़ार खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया से तारीफ़ी कलमात आ रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट हो रही है और अब द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भी हमने देख लिया कि जिस तरह का मजमून उन्होंने शाया किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुताल्लिक, तो इन तमाम चीज़ों की क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो कमिटमेंट है उसको अगर आपने देखा तो डे वन से, लेट्स गो बैक 2 years, आपको याद होगा पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या थे, सिक्योरिटी की सिचुएशन, डिफॉल्ट की बात हो रही थी, लोग कहते थे श्रीलंका बन जाएगा और फिर आपने देखा कि कमिटमेंट नजर आई, एक विजन था जो आई थिंक इकोनॉमिस्ट ने मेंशन भी किया है कि लीडरशिप में मेनली 3-4 चीजें होती हैं। एक तो आपका विजन क्या है बेसिकली, फिर आपका लीडरशिप इम्पैक्ट क्या है विद इन योर कंट्री एंड द रीजन, और तीसरा मेनली इज योर कमिटमेंट। तो आई थिंक इन तीनों चीजों को देखा जाए तो डे वन से ही वाज वेरी क्लियर, क्योंकि विजन में फिर आपको बेसिकली वो ट्रैजेक्टरी नजर आती है जिसपे लेट्स से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी इंस्टीट्यूशन को या पाकिस्तान को लेके जाना है। तो वो आई थिंक डे वन से बड़ा क्लियर था, चाहे वो टेररिज्म और वॉर एंड टेरर है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, या भारत का कश्मीर का, आपको याद होगा पहला विजिट उनका स्ट्रेट अवे LOC पे था। फिर हम आते हैं मई में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेस्ट था पाकिस्तान के लिए जब भारत ने हमला किया, और इसमें मेरी अपनी ओपिनियन है कि इसमें कुछ विंग था फ्रॉम सर्टन पावर्स के, ठीक है आप ये ट्राई कर रहे हैं, और अगर अंडरमाइन हुए थे तो बहुत मेजर शिफ्ट होनी थी। लेकिन अल्लाह के करम से आपने देखा कि चाहे हमारी एयरफोर्स थी, चाहे हमारी रॉकेट फोर्सेज थी, नेवी है, अंडर लेट्स से ओवरऑल लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एंड डेफिनेटली गिविंग क्रेडिट टू हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक बड़ी आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पे सामने आई। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफेंड किया बल्कि भारत का वुड से कि ऑलमोस्ट जबड़े तोड़ दी, और इस वक्त आप देख लें कि भारत की जो हालत है इंटरनली जो है कितना ज्यादा क्योस है, और 10 मई के बाद आई थिंक एक टोटल शिफ्ट है। फिर अगर आप आ जाए फील्ड मार्शल की जो जैसे आप कह लें मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, और ये की जाती है जहाँ पे सिक्योरिटी के ज्यादा इश्यूज हों या रीजन में, वहाँ पे मिलिट्री का एक रोल होता है। जैसे अमेरिका का आपने देखा है कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं वो ही मूव्स अराउंड पूरे एरिया में और एक पॉलिटिकल मैसेज भी और डिप्लोमेटिक मैसेज लेके जाते हैं। तो रीजन में आप देख लें मिडिल ईस्ट, आई थिंक सऊदी अरेबिया, UAE टोटली सेटिस्फाइड है विद आवर कमिटमेंट। ईरान के साथ इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, और फिर आपने देखा ईरान पे जब हमला तो उसके अंदर भी आई थिंक एक एडवाइस शामिल थी बाय फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर टू पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरीके से चला। अफगानिस्तान इंशाल्लाह आप देखेंगे ऐसा लेकिन वकार साहब हम देख रहे हैं कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बहुत कामयाबी है और आलमी सतह पर भी बहुत सराहा जा रहा है, और जिस तरह से मेल मुलाकातें हो रही हैं, हमारे ताल्लुकात भी बहुत बेहतरीन समत की जानिब गामजन है। आपको क्या लगता है इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए सिफारती जो हमारी कोशिशें हैं और जो सिफारती हमारा मौक़िफ़ है या हमारा इमेज जो है, इसको मेंटेन रखने के लिए अब हमें मज़ीद क्या चैलेंजेस होंगे? जी बिल्कुल, जिस ट्रैजेक्टरी पे आप जा रहे हैं अंडर विजन उस पर चलते रहे। सर आई जस्ट मेंशन जो बड़ी पावर के साथ रिलेशनशिप है, चाइना का आपने देखा अभी दौरा करके आए हैं, और उसमें जिस तरीके से उनकी रिसेप्शन हुई थी, ही मेट ऑल दी आई थिंक टॉप लीडरशिप जो थी, इंक्लूडिंग चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन जो नंबर 2 होते हैं,
आफ्टर द प्रेसिडेंट जो है या चेयरमैन कमीशन, फिर टॉप लीडरशिप है। उसके बाद आप अगर वेस्ट की तरफ देखें, हालांकि बैलेंसिंग बड़ा मुश्किल होता है बिटवीन लेट्स से हमारा ईस्ट और वेस्ट में, तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको होस्ट किया, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। इवन अगर अमेरिकन आप हिस्ट्री देख लें, ऐसा कभी जी आवाज आ रही है? जी फरमाइए सर। जी, तो जो होस्ट किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने और उन्हीं के इनविटेशन पे वहां गए, तो ये इवन अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारे लिए अनप्रेसिडेंटेड था, और इवन इंडिया में इस पे बड़ी डिबेट हुई है, और मोदी को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया था। फिर यूके के साथ है, यूरोप के साथ है, फिर साउथ ईस्ट एशिया देख लें, अभी जो मिलिट्री है साउथर्न अफ्रीका की आ रहे हैं इधर सीखने के लिए। तो आई थिंक हर लिहाज से अल्लाह का बड़ा करम रहा है, क्योंकि इनकी नीयत बड़ी आई थिंक आई वुड से साफ है। पाकिस्तान वाहिद कमिटमेंट है। बाकी इकोनॉमिस्ट ने ये भी मेंशन किया कि इनका अपना एक रिलीजियस आप कह लें, चूंकि उनका एक बेस है, लेकिन एज पर एज जो पॉलिसी और स्ट्रेटजी है उसको बड़े अहसन तरीके के साथ ये लेके चल रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान में यू हैव टू बी मॉरली वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये आई थिंक उनका बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। वो तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लेकर चल रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिल रही है, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत को मुंह की खानी पड़ी, और इस जंग के बाद तो पाकिस्तान का इमेज जो है वो बिल्कुल बदल गया, और अब आलमी सतह पर भी हम देख रहे हैं कि एतमाद बहाल हो रहा है। और बिल्कुल हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो बयानात भारत के लिए आ रहे हैं वो बड़े भारतीयों के लिए तो बड़े खौफनाक है, लेकिन पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया कह रही है कि भारत जो है वो डेड इकॉनमी है। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये रूस की मदद कर रहे हैं, उनसे तेल खरीद के, यूक्रेन जंग में उसकी मदद कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम टैरिफ की तो हमने पहले बात बता दी थी कि 25% उन पर टैरिफ आयद कर दिया गया है। बहरहाल एक के बाद एक चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान का ग्लोबली इमेज बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा। जी कुछ मज़ीद अहम खबरें भी हमने आप तक पहुँचानी है, और अहम मामला ये है कि गैस के जो नए कनेक्शन के लिए दरख्वास्त देने वालों के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, और अब सस्ती और मेरी गैस आपके दरवाजे पर मुयस्सर होगी। हुकूमत ने आवाम के लिए एक बड़ा और अहम फैसला कर लिया है। अब नए घरेलू और तिजारती गैस कनेक्शंस के ख्वाहिशमंद अफराद को दरामदशुदा RLNG फ्राहम की जाएगी, और वही गैस जो LPG के मुकाबले में 31% तक सस्ती है, और जो पाइपलाइन के जरिए महफूज और मुसलसल फराहमी की सूरत में मिलेगी। हुकूमत ने 2021 से गैस के नए कनेक्शंस पर पाबंदी आयद कर रखी है। मुल्क भर में लाखों अफराद गैस कनेक्शन के मुंतज़िर हैं, अब उनका इंतजार जल्द होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, कहीं जगहों पर तो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं गैस आ नहीं रही, और अगर आती है तो बहुत ही नायाब, और थोड़ी बहुत कोई टाइमिंग उसकी सिलेक्ट होती है, उस टाइम में जी कुकिंग 10 बजे के बाद नहीं होती। और अब ये जो गैस हुकूमत देने जा रही है, कनेक्शंस देने जा रही है, कितनी मुख्तलिफ होगी, कितनी सहूलतकार साबित होगी सारिफीन के लिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ जब आपने कहा ना कि एक बड़ी खुशखबरी और हुकूमत कुछ देने जा रही है, तो मैंने ना बड़ा आपकी इस खबर को बड़ा एंजॉय किया है, क्योंकि अच्छी खबर कोई सुनने को मिलती नहीं। तो मैं फिर आपके जो अल्फाज थे, आपने जो अभी प्रीएम्बल दिया, मैं उसको खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा क्योंकि थोड़ी देर की एंजॉयमेंट जरूरी होती है ना। डॉक्टर साहब लगता है आपको यकीन नहीं आया? इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। ये 30 पॉइंट ऑलमोस्ट जो है ना 31.25% जो है ये आपकी LPG से सस्ती है। इसकी जो सबसे ज्यादा अफादियत ये है कि ये गैस पाइप के जरिए है, यानी इसमें सिक्योरिटी जो रिस्क हैं वो बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब सेफ है। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, और बहुत ही ज्यादा कॉस्मेटिक किस्म की ये खूबसूरत बातें हैं। लेकिन प्लीज मैं आपको कहूँ, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है चैनल की, और ये जिम्मेदारी हमें एज मिनहसुल कौम जो है ना वो अदा करनी चाहिए। जब भी आपको कोई खुशखबरी मिले ना, तो आप जरा उसके पीछे बैक एंड पे जाके जरा जरूर तलाश करने की कोशिश किया करें, और मेरी गुजारिश होगी कि मेरी आज आप बात पूरी सुनेंगे। एक वर्ड है, उसको कहते हैं RLNG गिल्ट, यानी इजाफी जो मिकदार का बहरान है हमारे मुल्क में RLNG का। 9 कार्गोज की शिपमेंट होनी होती है, जिसको इन्होंने रोटेशन में डाला। अभी ये जा रहे हैं कतर के साथ एग्रीमेंट करने। आपकी गैस पाइपलाइन पे जो इस वक्त इतना शदीद प्रेशर है, ये मैं आपको एग्जैक्ट इसकी फिगर बताऊं, ये 5.170 बिलियन क्यूबिक फीट, ये इसको कहते हैं। इसका प्रेशर जो होता है वो क्यूबिक फीट में निकाला जाता है। ये गैस पाइपलाइन आपकी खुदा न खास्ता किसी वजह से फट भी सकती है। आपका पूरा जो हमारा गैस का नेटवर्क है वो ये है कि जो हमारे RLNG के एग्रीमेंट्स थे, ये जब इंपोर्ट की गई,
اس کا یہاں پر جو پاور سیکٹر تھا انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم آپ سے یہ گیس اٹھائیں گے اور ہم اس کو یوز کریں گے. اب انہوں نے استعمال کی نہیں, یہ رہ گئی ہے پیچھے اضافی, اور اس اضافی گیس کو اب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے تو چینلائز کرنا ہے. آپ کا سسٹم اس وقت خطرے میں پڑ گیا ہے. تو دیکھیں میں آپ کو گزارش یہ کروں, ایک تو یہ اس کا بیک اینڈ پہ اس کا یہ وجہ ہے, یعنی یہ کوئی حکومت کی ہمدردی یا محبت یا عوام کے لیے فلاح و بہبود, یہ پرانے خیالات ہو گئے اور پرانے خواب ہو گئے. انہوں نے کہا, کسی نے پوچھا تھا کہ یار پاکستان میں سب سے زبردست اور منافع بخش کاروبار کون سا ہے, تو جواب آیا کہ کرپشن, کیونکہ اس کے لیے کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی جو ہے نا دولت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے صرف اور صرف تعلقات چاہیے اور ضمیر کی موت چاہیے, ضمیر کا جنازہ. یہاں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے, اب آپ دیکھیے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی آپ کی امپورٹڈ گیس ہے. RLNG بھی جو ہے نا آپ کی, یہ اس کو ری گیسیفائڈ جو ہے لیکویفائڈ نیچرل گیس کہتے ہیں, یہ بھی امپورٹڈ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, ابھی آپ یہ قطر سے لے رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا گلف کے اندر کتنا بڑا بحران آیا. پاکستان انڈیا کے جب یہ تعلقات خراب ہوئے, آپ کو پتہ ہے سپلائی رکی, وہاں پر بھی سپلائی رکی. آپ کیسے انشور کریں گے کہ آئندہ آپ یہ 50 سالوں تک یا 100 سالوں تک آپ اپنے لوگوں کو یہ دے سکیں؟ آج آپ یہ کنیکشن لگا لیتے ہیں, آپ کو دیکھیں یہاں کیا ہوا تھا, CNG کا کیا ہوا تھا. جب یہ اس کا بلک آیا تو ایسا بھی ہوا کہ ایک چوک کے اندر 5-6 اسٹیشن لوگ لگا کے بیٹھ گئے, اور پھر وہی لوگ تھے جو بدحال ہو کے بعد میں مرے, انہوں نے وہ کوڑیوں کے دام وہ جگہ بیچی اور وہ وہاں سے نکلے, آج وہاں پلازے بن رہے ہیں. تو پلیز آپ کوئی پلاننگ کرنے لگے, کوئی پالیسی بنانے لگے, تو جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ ضرور خدا کے لیے عوام کو بتایا کریں. اب یہ کام نہیں چلتے. آج آپ کا جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, آپ بیٹھے, آپ چھوٹے سے بچے کو, اپنے کسی 10th کے 9th کے 7th کے بچے کو کہیں بیٹا یہ نکالو ذرا RLNG کا کیا کرائسس ہے, وہ آپ کو ساری ڈیٹیل نکال کے ابھی آپ کو دے دے گا وہ چیٹ GPT سے. سو میری گزارش یہ ہے کہ 2-3 چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی جو بھی پالیسی ہو, دیکھیں اس وقت انرجی سیکیورٹی اور اس کی سسٹینیبلٹی, یہ 2 ورڈ میں نے آج آپ کو 2 ورڈ بتائے ہیں. پہلا ورڈ میں نے آپ کو بتایا RLNG گلٹ. یہ بیسیکلی وہ جو توانائی کا ان کے اوپر پریشر جنریٹ ہوا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کسی نے کل خبر دے دی ہوگی. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے ہاں جو پالیسیز ہیں نا وہ کوئی لانگ ٹرم پالیسیز تو ہوتی نہیں ہے. رات کو بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, صبح اٹھا کے وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے پاور اس وقت جو پورا آپ کا جو گیس کا نیٹ ورک ہے اس کے اوپر ایکسٹریم پریشر ہے 5.170 کا. یہ آپ کراس چیک کروائیں نا, آپ کے پاس ہے نا, آپ کے پاس تو ریسورسز ہیں. میں تو ایک اکیلا بندہ یہاں بیٹھا ہوا کتابیں کھول کے دیکھتا رہتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. پوچھیں ان سے کہ جی پریشر کیوں جنریٹ ہوا آپ کا, آپ نے کیوں نہیں اس کو نیوٹرلائز کیا اس وقت, اور پھر اگر آپ کے پاس یہ اضافی مقدار میں آ رہے تھے تو یہ اچانک سے تو نہیں اضافی مقدار ہوئی نا, یہ آپ کے پاس 6 مہینے پہلے بن چکی تھی اضافی مقدار. آپ نے اس وقت کیوں نہیں اناؤنس کیا کہ آپ یہ 6 مہینے کے اندر آپ یہ 6 لاکھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مرحلہ وار پہلے 3 لاکھ لوگوں کو کنیکشن دیں گے, پھر 6 لاکھ لوگوں کو دیں گے, ٹھیک ہے آپ دے دیں. آپ کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے کنیکشن لے کے بیٹھ جائیں گے آپ اس کو انشور کریں گے, کہ ان کو آپ سسٹینیبلٹی کو انشور کریں گے, اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انشور کریں گے, پرائسز کو کنٹرول رکھیں گے, کیونکہ بالکل ڈاکٹر صاحب بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں, اور جیسے کہ آپ نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کی پوری بات سنیں, ہم نے باقاعدہ طور پر آپ کی پوری بات سنی, اور اتنے اچھے طریقے سے آپ نے مختلف اسپیکٹس جو ہیں ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائے ہیں. لیکن مسئلہ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ جب آپ نے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے تو جو سٹارٹ کی جو خوشی تھی نا کہ گیس سستی ہو رہی ہے اور بڑے کنیکشنز لگ رہے ہیں, وہ کچھ میرے خیال میں مدھم ہو گئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز پر دیکھنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے, اور اگر یہ کنیکشنز دے رہی ہے تو پھر مینٹین کیسے رکھے گی, کیونکہ اس پر بھی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی جتنا مجھے سمجھ آیا کہ حکومت پر پریشر آیا, انہوں نے یہ سارا پریشر جو ان پر بلڈ ہوا, انہوں نے کہا جی عوام کو سہولت دے دیتے ہیں اور سارٹ آف یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم عوام کے لیے سوچ رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں, اس کے پیچھے ریالٹی بالکل مختلف ہے. تو خوش ہونے والی اس طرح سے بات نہیں ہے, بٹ آئی ہوپ کہ حکومت اس پر آپ بھی زیادہ پریشر نہ لے, بریک لے لیتے ہیں. یہاں وقت ہے بریک کا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظالم اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال کر دی ہے. یہودی عبادتکاروں نے اسرائیلی وزیر بن گوئر کی قیادت میں سینکڑوں کی تعداد میں مسجد اقصیٰ میں گھس کر عبادت کی آڑ میں نہ صرف گانے گائے بلکہ رقص بھی کیا, اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. اسرائیلی پولیس نے نہ صرف انہیں تحفظ دیا بلکہ نمازیوں اور محافظوں پر
तशद्दुद भी किया। फ़लस्तीनी शहादतों के बाद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को हैकल बनाने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक में खामोशी छाई हुई है। गजा की हालत भी मुख्तलिफ नहीं। मासूम फ़लस्तीनियों पर खुराक, दवा, पानी सब बंद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। शाज़िया साहिबा, हम देख रहे थे जो भी इसराइल ने फ़लस्तीन में किया, खुराक जो है बंद है, पानी नहीं मिल रहा, बच्चे बिलक रहे हैं। दूसरी जानिब अब इबादत गाहों को भी टारगेट करना शुरू हो चुके हैं। इनका अपना कोई मजहब नहीं है। वहाँ हम देखते थे कि ये कोई इंसानियत के किसी दर्जे पे नहीं उतरते कि खुराक पानी बच्चों पर बंद किया है। अब जो ये मसाजिद पर हमले कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, गाने गा रहे हैं, इंसानों के, मुसलमानों के जज्बात को जो ये ठेस पहुंचा रहे हैं, इनमें कोई इंसानियत नहीं है। आपकी इस बात से मुझे एक वाकया याद आ गया। ये जो आज बेन गुवेर और स्मोट्रिच कर रहे हैं, ये आज से 20-30 साल पहले इन्होंने करने की कोशिश की, 25 साल पहले प्रिसाइजली। तो उनमें से किसी एक रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट लिखी हुई है कि इसराइली सारी रात सोए नहीं, सिर्फ ये कि चंद एक की तादाद में ये वहाँ गए और इन्होंने कोई एहतजाज वगैरह किया और कहा कि मस्जिद अक्सा जो है वो हमारा जो थर्ड टेम्पल है उस जगह पे है और हमने इसको खुदा न खास्ता मिस्मार करना है। और सारी रात इसराइली जो है वो सोए नहीं कि मुस्लिम दुनिया हम पे चढ़ दौड़ेगी। और आज आप देखें कि आज बेन गुवेर और स्मोट्रिच जो अपने ज़ाती बयानात में हिब्रू में लोगों को बताते हैं और जो वादे करते हैं, उन्होंने ये वादे किए हुए हैं और इन वादों पर उन्होंने पॉलिटिकल मैंडेट हासिल किया हुआ है। और आज वो आपको वही तमाशा जो है हम देख रहे हैं और दुनिया खामोश है। अब दुनिया कब खामोशी तोड़ेगी और दुनिया से मुराद है मुस्लिम उम्मा, ये समझ, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। मैं बहुत बेचारगी और शर्मिंदगी के साथ कहती हूँ कि इसका मेरे पास जवाब नहीं है कि कब जो है वो मुस्लिम दुनिया जो है वो इसके बारे में देखेगी, वहाँ पे कहत की क्या सूरत हाल है उसके बारे में क्या करेगी कि रोज का कम से कम 600 ट्रक जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन जो यूनाइटेड नेशन की जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से गजा के अंदर सिर्फ लोगों को जिंदा रखने के लिए 600 ट्रक्स डेली जाने हैं। और पिछले एक महीने के अंदर इसराइली जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं उन्होंने सिर्फ 80 ट्रक अंदर जाने दिए हैं। और उनका कहना ये है कि हम एयर ड्रॉप्स जो हैं वो देना चाहते हैं और एयर ड्रॉप्स भी जॉर्डन से। और जॉर्डन जो है वो जो पपेट रिजीम वहाँ पे है, ज़ायनिस्ट जो है उन्होंने खुद वहाँ पे एस्टेब्लिश की हुई है, वो एयर ड्रॉप जितने भी कर रहे हैं टोटल 8 उन्होंने एक महीने के अंदर किए हैं हेलीकॉप्टर से, और वो सारे का सारा खाना वहाँ गिरा के चले जाते हैं जहाँ पे गजा के लोगों का एक्सेस ही नहीं है और जानबूझ के करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये एक मिली भगत और प्लान से हो रहा है। ना एयर ड्रॉप की जरूरत है, बेल्जियम कह रहा है जी और स्पेन कह रहा है जी हम भी एक जहाज भेजेंगे और आसमान के रास्ते से खुराक भेजेंगे। आप यूनाइटेड नेशंस को सुपरविजन दें और रास्ता खोलें उन लोगों का। एक सीधा सा हल है कि गजा के लोगों का जो बैरिकेड किया हुआ है उनका रास्ता खोलें और 600 ट्रक उनको डेली चाहिए, उनको 600 ट्रक कम से कम जो है वहां पे डेली पहुंचाएं। और एक और बात मैं आपके नाजरीन को ये भी बताना चाहती हूँ कि जिसको जो रिसेंटली मुझे पता चली है, एक रिपोर्ट में रिसर्च कर रही थी और उसमें एक रिपोर्ट मेरे सामने आई है कि जो गजा के अंदर आईसिस जो है 2.0 के लोगों को इंस्टॉल किया हुआ है जो बहुत अच्छी अरबिक बोलते हैं और जाहिर है उनमें से ज्यादातर मुसलमान भी हैं, और वो जितनी एड वहां पे पहुंच भी पाती है उसको लूट लेते हैं और फलस्तीनियों को ना सिर्फ ये कि हरासा करते हैं बल्कि उन पर बाकायदा जो है वो क्राइम भी हैं, उनको मारने के, किडनैप करने के बहुत से लोग हैं वो मिसिंग हैं, बहुत सी बच्चियां वहां से मिसिंग हैं। तो ये आईसिस 2.0 जो अल-शरा और जुलानी सीरिया में इन्होंने इंस्टॉल किया है उसी की आगे से एक्सटेंशन जो है वो इन्होंने फलस्तीन में भी की हुई है। और फिर बाद में बाहर निकल के कहते हैं कि हम जितना भी अंदर खाने का सामान भेजते हैं, नेतन्याहू ने कहा कि वहां तो कोई स्टारवेशन है ही नहीं, हम बहुत सामान भेजते हैं, हमास उनको लूट लेता है और अपने ही लोगों को लेकिन शाज़िया साहिबा जैसे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया खामोश है, उसकी खामोशी आपने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आती और यकीनन किसी को भी समझ नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आलमी दुनिया खामोश है, अगर इसराइल को लगाम नहीं डाल पा रही है तो अगर आज मुस्लिम्स हैं या आज फलस्तीन है तो फिर कल को पूरी दुनिया भी हो सकती है। इसराइल तो फिर पूरी दुनिया के लिए खतरा है, दुनिया इस तरह क्यों खामोश है? देखिए, जिस दुनिया की बात हम करते हैं वो वेस्ट है, वो ग्लोबल नॉर्थ है।
उन्होंने इसराइल को वहाँ पे प्लांट किया हुआ है फ़लस्तीनी इलाकों में। फ़लस्तीनी वहाँ आबाद थे, फ़लस्तीनियों के शहर गांव सब आबाद थे। तो लेट 1800 अर्ली 1900 में यहाँ पे ज़ायनिस्ट आबाद करने शुरू किए। वो ग्लोबल नॉर्थ ने किए हुए हैं। हमारा अलमिया ये है कि आज हम उन्हीं का मुंह देख रहे हैं जिनका ये प्रोजेक्ट है, और वो अपने प्रोजेक्ट को बीच जो है वो रास्ते में कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि उन्होंने तब के अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। ये 7 अक्टूबर, ये अक्टूबर 11, ये तो अक्टूबर तो 2023 का जिसको बुनियाद बनाकर जेनोसाइड किया हुआ है, उससे पहले जो है जितना लंबा मैसेकर चल रहा है और जितना लंबा इस्तेसाल चल रहा है, जितनी लंबा पीरियड है एक ह्यूमिलिएशन का और ओपन एयर प्रिजन में रहने का, उसका कौन जवाब देगा? तो वो ग्लोबल नॉर्थ तो उसको तो आप वेस्ट को तो हमें उनकी तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, वो हमारा तमाशा बना रहे हैं, वो उनका ये प्रोजेक्ट है, वो इसको कभी भी इस तरह से खत्म नहीं कर सकते कि इतनी 70-80 साल की मेहनत जो है वो आज वो मिट्टी में मिला दें। हम फलस्तीनियों की मदद मुसलमानों ने ही करनी है और अड़ोस पड़ोस के मुसलमानों ने करनी है, जो कि इसकी अहलियत भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, वसाइल भी रखते हैं। और आज अगर मस्जिद अक्सा जो है हमारी आंखों के सामने, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, आपने हमें दिया। और हम देख रहे हैं कि इतना नुकसान हो चुका हुआ है, अरब ममालिक जो हैं खामोश हैं, मुस्लिम उम्मा जो है उनसे कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, और पता नहीं किस मज़ीद हादसे का इंतज़ार है जब ये सब लोग जागेंगे। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।